अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो आज का लेक्चर है वो है फ्रेजिंग के मुतालिक। हमने पिछले लेक्चर में जॉइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स पढ़ा था। जॉइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स में हमने अल्फ़ाबेट्स को मिलाकर लिखना सीखा था। आज हम फ्रेजिंग पढ़ रहे हैं। फ्रेजिंग में हम लफ्ज़ों को मिलाकर लिख सकते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि जॉइनिंग का मतलब है कॉन्सोनेंट्स को मिलाकर लफ्ज़ बनाना, जबकि फ्रेजिंग का मतलब है कि लफ्ज़ों को मिलाकर इकट्ठा लिख के फ्रेज बनाना, फिक्रा बनाना। आम इंग्लिश में हम एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ के साथ नहीं मिला के लिख सकते, वो गलती तस्वुर की जाती है। जबकि शॉर्ट हैंड हमारी स्पीड इंक्रीज करने के लिए हमें यह सहूलत देती है कि हम लफ्ज़ों को भी मिलाकर लिख सकते हैं, लफ्ज़ों के सिंबल्स को मिला सकते हैं। कैसे? एज एन एड टू रैपिड राइटिंग, हम स्पीड को मदद देने के लिए मजीद शॉर्ट हैंड वर्ड्स में ऑफन भी जॉइन, शॉर्ट हैंड के लफ्ज़ों को आमतौर पे जॉइन करके लिखते हैं। दिस इज कॉल्ड फ्रेजिंग, इसको फ्रेजिंग कहते हैं। आउटलाइन शुड बी फ्रेज्ड ओनली व्हेन दे जॉइन इजीली एंड नेचुरली। अब लफ्ज़ों को जॉइन करने के लिए वो कहते हैं कि इनको तब जॉइन करना है जब ये आसानी से जॉइन हो रहे हो और आउटलाइन खूबसूरत लग रही हो। ये नहीं कहता कि लाजमी आपने जॉइन करना है, लफ्ज़ों को तब करना है जब आसानी से हो रहे हो। फिर कहते हैं कि एज शोन इन द एग्जाम्पल्स थ्रू आउट दिस टेक्स्ट बुक, जैसा कि मिसाल के तौर पे वो कहते हैं पूरी बुक में मैंने तभी ज्वाइन किया है जब वो आसानी से नेचुरली ज्वाइन हो सकते थे। जितनी ज्वाइनिंग बुक में हुई है उसकी वो एग्जाम्पल दे रहा है। द फर्स्ट वर्ड इन ए फ्रेज इज रिटन इन द नॉर्मल पोजिशन। कानून वही है कि पहला लफ्ज जो होगा वो कानून के मुताबिक होगा और दूसरे लफ्ज को जब ज्वाइन करेंगे तो उसके लिए मजबूरन हमें वहीं से शुरू करना पड़ेगा जहां पहला खत्म होगा, उस पे फिर वो कानून लागू नहीं होगा। ये आगे मैं समझा दूंगा आपको। अब जैसा कि शॉर्ट फॉर्म्स में मैंने पढ़ाया था कि टू की शॉर्ट फॉर्म जो है वो ये लाइट सा डैश है इस एंगल पे, और डू की जो शॉर्ट फॉर्म है ये हैवी स्ट्रेट रिटर्न डाउनवर्ड स्ट्रोक है। अब उसने कहा कि ये अलहदा अलहदा लफ्ज हैं, इनको सैंपल से ऐसे ज़हर किया जाता है जब तक हम पढ़ चुके हैं उसके मुताबिक। अब इसको वो फ्रेज की शक्ल में कहते हैं कि हम लिख सकते हैं। फ्रेज में उसने एक ही कानून बताया है कि पहले को अपनी असल हालत में, उसकी असल हालत थी लाइन के ऊपर लाइट इस एंगल पे। अब फ्रेज बनाने के लिए उसने डू को वहां से शुरू किया जहां पहला खत्म हुआ। अकेला डू लिखेंगे तो उसको लाइन के ऊपर रोकना पड़ेगा, जबकि फ्रेजिंग में लिखेंगे तो क्योंकि ये बाद में आया है तो पहले के ताबे है, पहले को कानून के मुताबिक लिखना है। दूसरा जो होगा वो जहां पहला खत्म होगा वहीं से शुरू करेंगे, तभी तो वो ज्वाइन हो सकेगा। बस डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते, कलम की सिमत चेंज नहीं कर सकते, इसको ऊपर नहीं लेके जा सकते। इस तरह इन दोनों को मिलाकर लिखने को फ्रेजिंग कहते हैं। इसकी दूसरी एग्जांपल बट की जो शॉर्ट फॉर्म है वो सीधी लाइट है, और विच की शॉर्ट फॉर्म जो है वो ये है। अब उसने जब इसको फ्रेज की शक्ल में मिलाकर लिखना चाहा तो बट ऐसे और विच ऐसे। इससे हमारा वक्त बचा कि अगर हम बट ऐसे लिखते फिर कलम उठाते फिर हम विच लिखते तो हमारा जो कलम उठा के यहां तक जाने के लिए सेकंड का कुछ हिस्सा जाय हो रहा था। उसने वो वक्त बचाने के लिए उसने इसको ज्वाइन कर दिया है। आप ज्वाइन नहीं करेंगे वो गलती तस्वुर नहीं है। अगर आप स्पीड कवर कर सकते हैं, अलहदा लिख सकते हैं तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। उसको ये आपने नहीं समझना कि ज्वाइनिंग बहुत जरूरी है, अगर ज्वाइनिंग नहीं करेंगे तो गलती तस्वुर होगी, गलती तस्वुर नहीं होगी। लेकिन
अगर आप जॉइन करके लिखेंगे तो आपकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और आपको लिखने में आसानी होगी। अगर आप जॉइनिंग के रूल को फ्रेजिंग के लिए नहीं अपनाएंगे, फ्रेज नहीं बनाएंगे, तो आपकी स्पीड उस तरह नहीं बढ़ेगी जिस तरह बढ़नी चाहिए। फिर ये तो टू और बट के जो डैशेस पढ़े हैं हमने, लाइट और हैवी, हु के, ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं। इसी तरह वो ये कहते हैं कि ए स्मॉल टिक एट द एंड ऑफ ए वर्ड रिप्रेजेंट दी। दी की शॉर्ट फॉर्म जो हम पहले पढ़ चुके हैं वो है हैवी डॉट लाइन के ऊपर, हमें ये शॉर्ट फॉर्म पढ़िए। अब वो कहते हैं कि जब अकेला दी लिखना होगा हमने तो हम डॉट ही लगाएंगे लाइन के ऊपर, हैवी। फ्रेज में दी लिखना हो, फ्रेज में दी को जाहिर करना हो, तो इसके लिए जरूरी है कि हम डॉट की जगह कोई और सिंबल लिखें, क्योंकि डॉट लिखना मिला के फ्रेज में मुश्किल है, वो वावल्स के साथ मिक्स होगा। तो उसके लिए उसने सिंबल बताया है। जब फ्रेज में लिखेंगे तो ओरिजिनल हालत इसकी ये है, फ्रेज में जब दी को जाहिर करना होगा तो वो कहता है इसको स्मॉल टिक के जरिए जाहिर कर सकते हैं। दी टिक इज रिटन आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड विच एवर फॉर्म दी शार्पर एंगल। एक बात कंफर्म है कि फ्रेजिंग में दी जब लिख रहे होंगे तो वो किसी स्ट्रोक के साथ, किसी वर्ड के साथ मिलाकर लिख रहे होंगे, क्योंकि हम फ्रेजिंग पढ़ रहे हैं। फ्रेजिंग में दी को जाहिर करना है तो मतलब किसी के साथ लगाना है। अगर किसी के साथ जॉइन करेंगे दी को तो जाहिर है उस टिक का कोई ना कोई एंगल बनेगा। तो ये कहते हैं वो एंगल बनाना है जो उस कॉन्सोनेंट जो आखिरी स्ट्रोक होगा उससे शार्पर एंगल बनाए, जैसा कि उसने कहा टू दी। अब टू की ये और दी की ये, अब जब इसको मिलाकर लिखेंगे फ्रेज की शक्ल में तो टू अपनी असल हालत में और दी को उसने शार्पर एंगल से जाहिर किया। इसी तरह बी दी, अब जब फ्रेज बनाएंगे तो ये शार्पर एंगल इस तरह बनाया। अब डू दी, जब फ्रेज बनाएंगे डू दी, विच दी, अब आप कह रहे होंगे कि कभी ये टिक इस तरफ झुका दिया जाता है, कभी इस तरफ अपवर्ड लिख दिया जाता है। तो उसने कहा डाउनवर्ड लिखो या अपवर्ड लिखो, दोनों सूरतों में शार्पर एंगल बनना चाहिए। किसके? आखिरी स्ट्रोक के, आखिरी जो आपने सैंपल लगाया है उसके साथ क्लोज आपका जो है वो एंगल बने। अब एक साफ सा कुलिया आसान सादा सा बताता हूं कि कब अपवर्ड लिखने और कब डाउनवर्ड लिखने। उस कंफ्यूजन से बचने के लिए जो आखिरी स्ट्रोक जिसके साथ आप फ्रेज में दी जाहिर करना चाह रहे हो, अगर वो लेफ्ट साइड पे झुका हुआ है उसके साथ जाहिर करना है तो आप डाउनवर्ड टिक लगाएंगे। अगर वो आखिरी स्ट्रोक सीधा है या राइट साइड पे झुका हुआ है तो आप अपवर्ड टिक लगाएंगे। इससे आप दी जाहिर करेंगे। इसके बाद है पंक्चुएशन। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि हमने शॉर्ट फॉर्म्स पढ़ी हैं, शॉर्ट फॉर्म्स में और वावल्स में हमने डॉट्स का जिक्र किया कि डॉट्स जो है वो वावल्स के लिए भी इस्तेमाल हो रहे हैं और दी की शॉर्ट फॉर्म भी है। तो यह बात क्लियर हो गई कि फुल स्टॉप के लिए डॉट नहीं होगा।
अगर हम डॉट फुल स्टॉप के लिए लिखना है तो हम मिक्स हो जाएंगे कि ये दिया है या फुल स्टॉप है। तो उसने पंक्चुएशंस के जो सिंबल बताए हैं पिटमैन ने, वो ये है। वो कहते हैं कि जब फुल स्टॉप होगा फुल स्टॉप को आप छोटे से क्रॉस से जाहिर करेंगे। अब ये क्रॉस कैसे लगाना है? ये क्रॉस दो सूरत में लग सकता है कि पहले ये लाइन लगाओ और फिर ये लाइन लगाओ। दूसरी सूरत यह कि पहले ये लाइन लगाओ और बाद में ये लाइन लगाओ। अब इसमें फर्क क्या है? इसमें फर्क यह है कि अगर आप पहले ये लाइन लगाएंगे और बाद में ये लाइन लगाएंगे तो स्पीड में आपसे गलती ये होगी कि आप इसको स्पीड में ऐसे बना देंगे। जब ऐसे लिखेंगे तो ये 2D की शॉर्ट फॉर्म के साथ मिक्स हो जाएगा। आपसे गलती होगी कि ये फुल स्टॉप है, ये 2D है। आप कंफ्यूज हो सकते हैं। जब आप इस तरह लिखेंगे कि पहले इसको लिखेंगे और बाद में इसको लिखेंगे तो इस तरह कभी आपसे गलती नहीं होगी। तो पहले दिन से फुल स्टॉप की जो आपने प्रैक्टिस अपनानी है वो ये वाली अपनानी है, ये वाली नहीं अपनानी। एक ये चीज, जब भी क्रॉस लगाना है फुल स्टॉप वाला तो आपने पहले ये बाजू डालना है क्रॉस का और दूसरा ये बाजू डालना। अब क्वेश्चन मार्क आमतौर पे हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन यहां पे वो कहता है कि क्वेश्चन मार्क बाकी सेम होगा, लेकिन जो क्रॉस होगा, डॉट होगा, उसकी जगह पे क्रॉस लगाना है। इसी तरह एक्सक्लेमेशन मार्क है सेम उसी तरह, लेकिन डॉट की जगह पे क्रॉस। अब हाइफन है तो हाइफन जो छोटा डैश है उसको इस तरह जाहिर करेंगे, जो डैश है बड़ा उसको इस तरह जाहिर करेंगे, और जो ब्रैकेट्स हैं उनको कट लगाएंगे। कट दरमियान में नहीं लगाना, यहां पे लगाना है। बिल्कुल शुरू में नहीं लगाना, दरमियान में नहीं लगाना, आखिर में नहीं लगाना, कट यहां पे लगाना है। तो ये हो गई पंक्चुएशन। पंक्चुएशन में हमने फुल स्टॉप पढ़ा कि फुल स्टॉप को क्रॉस लगाना है, क्रॉस को इस सूरत में लगाना है, पहले ये बाजू फिर ये बाजू, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर हाइफन, फिर डैश, फिर पैरेंथेसिस। तो ये हमारी पंक्चुएशन, और इसके बाद हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। इसकी पिटमैन शॉर्टहैंड की जो बुक है उसमें एक्सरसाइज नंबर 1 है। तो हम वो एक्सरसाइज नंबर 1 जो है वो जब करेंगे तो जितना हमने इस चैप्टर में पढ़ा है वो सारा रिवाइज हो जाएगा, उसकी रिवीजन हो जाएगी, और ये एक्सरसाइज आपने करनी है। इस एक्सरसाइज का तरीकेकार क्या है? इस एक्सरसाइज में ये सिर्फ सैंपल बने हुए हैं, जैसा कि अगर आप देख सकते हैं। तो इन सैंपल्स को देखकर प्रैक्टिस नहीं करनी है आपने। इसके आखिर में की बनी हुई है, बुक के आखिर में की बनी हुई है, उसमें ये इंग्लिश लिखी हुई है। आपने अपने मोबाइल पे इस इंग्लिश को देख के रिकॉर्डिंग करनी है। रिकॉर्डिंग करने स्पीड स्लो रखनी है। अभी हमें स्पीड नहीं चाहिए, अभी हमें कलम पे कंट्रोल चाहिए, लिसनिंग पावर को बढ़ाना है। हम अपनी रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो वो लिसनिंग पावर बढ़ेगी। फिर इसकी प्रैक्टिस अलग-अलग करनी है, आहिस्ता आहिस्ता, ताकि कलम पे कंट्रोल आ जाए। जब कलम पे कंट्रोल आएगा स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। अभी स्पीड की फिक्र नहीं करनी है। इसको कम से कम 50 दफा सुन के लिखना है, देखकर नहीं लिखना। आपने ये सैंपल्स देख के प्रैक्टिस नहीं करनी, इंग्लिश देख के। एक बार आप सुन के लिखेंगे, एक बार लिखने के बाद आप अपनी जो आउटलाइंस है उनको इनके साथ मैच करेंगे। जहां पे आउटलाइन आपकी इससे डिफर कर रही है उसको सर्कल लगा के आप उसको करेक्ट करेंगे। ये तरीकेकार होगा। फिर दोबारा आप एक दफा सुन के लिखेंगे, दोबारा मैच करेंगे, उस वक्त तक मैच करते रहेंगे जब तक आपका ये डिफरेंस खत्म नहीं हो जाता। जब आप देखेंगे कि आपको आउटलाइंस याद हो गई हैं और आपस में डिफरेंस नहीं आ रहा, फिर आप प्रैक्टिस सुनते हुए करते जाएंगे कंटिन्यूअसली। चेक एंड बैलेंस जरूरी है। अगर आप चेक नहीं करेंगे, खुद एतमादी में आकर ये कहेंगे कि मैंने ठीक लिखा होगा, तो इससे आप खुद को धोखा देंगे। कभी भी ये गलती अभी से नहीं अपनानी, आपने वेरीफाई लाजमी करना है। तो इसको प्रैक्टिस के लिए 50 दफा कम से कम लिखना जरूरी है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज।